मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मौर्यन एरा में हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। उसमें जो सबसे शक्तिशाली और सबसे लास्ट में जो आया वो थे कुषाण, कुषाण वंश। तो मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों ने सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन किया, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इसने भारत के बाहर चाइना के कुछ क्षेत्र, दक्षिण रसिया के कुछ क्षेत्र, इधर ईरान का कुछ क्षेत्र, अफगानिस्तान और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर इसने शासन किया। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि कुषाणों ने मौर्योत्तर काल में भारत के सबसे बड़े भूभाग पर शासन किया, और विदेशी क्षेत्रों में भी। मतलब हम कुषाणों को कह सकते हैं कि एक पहला सा राजवंश था भारत में और अंतिम राजवंश था जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। तो आज हम कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। कुषाण, कुषाण देखो, कुषाण कौन था? ये कुषाण ये मौर्योत्तर काल में आए थे, जब ग्रीक आए, फिर शका आया, फिर पार्थियन पहलव जिसको कहते हैं वो आया, उसके बाद उसके पीछे कुषाण। कुषाणों ने अंततः ये शकों को, पहलवों को, सबको हराकर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित। तो ये कौन थे, कहाँ से आए? तो हमें कुषाणों के बारे में जो आरंभिक जानकारी मिलती है वह मूल रूप से चीनी स्रोतों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। आरंभिक जानकारी चीनी स्रोतों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। चीन के दो प्रसिद्ध प्राचीन काल के साहित्य हैं, सी हानसू, CN हानसू, ये पहला चीनी साहित्य है जिससे हमें कुषाणों के बारे में आरंभिक जानकारी देता है। और दूसरा ग्रंथ है हाउ हानसू। ये दो चीनी स्रोत हैं जिससे हमें कुषाणों के बारे में आरंभिक जानकारी देते हैं, अर्थात ये कौन थे, कहाँ से निकले। तो हमें इनसे पता चलता है कि कुषाण मूल रूप से एक कबीला था, यूची, यूची कबीला, यूची कबीला से ही संबंध रखते थे। और यह यूची कबीला मूल रूप से देखा जाए तो चीन के पश्चिमोत्तर प्रदेश इनका मुख्य जमावड़ा था, पश्चिमोत्तर चाइना में, ठीक है, हिमालय के उस यूची। भारतीय साहित्यों में यूची को, यूची जो जनजाति हैं, इनको ऋषि कहा गया, इनको ऋषि, इनके लिए ऋषि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ऋषि, यूची जनजातियों के लिए ऋषि या ऋषिक, ऋषिक शब्द का इस्तेमाल यूची जनजातियों। तो मूल रूप से कुषाण यूची जनजाति थे, यूचियों की एक शाखा थी ये कुषाण। कहते हैं कि जब चीनियों ने इनको पश्चिमोत्तर सीमा से मार भगाया तो ये भागकर आए मध्य एशिया क्षेत्र में, मध्य एशिया में, मध्य एशिया क्षेत्र में आए यूची। और यही मध्य एशिया में एक नदी है, इली नदी, इली नदी, इसी नदी के आसपास ये यूची अनेक शाखाओं में बट गए। मूल रूप से देखें तो ये दो शाखाओं में बटे, महान यूची, ग्रेट यूची, और लघु यूची। तो ये दो शाखाओं में बट गए। कहाँ ये विभाजन हुआ? इली नदी के तट पर, इली नदी मध्य एशिया। जो ये लघु यूची था ये चले गए तिब्बत प्रदेश में, तिब्बत साइड में चले गए और वहीं रहने लगे यूची, लघु यूची। और महान यूची जो थे ये इस क्षेत्र में आ गए, बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में आ गए। महान यूची बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में आ गए और यही यूनानियों का शासन था। तो बैक्ट्रिया में जो यूनानी शासन था उनको समाप्त किया और वहां वो अपने आप को इंस्टॉल कर लिया। मतलब यूचियों ने सबसे पहले इसको परास्त किया, तो यूनानियों को परास्त किया। जैसे कि हम देखेंगे यूनानी जो यूक्रेटाइड शाखा के शासक थे हर्मियस, उन्हीं के सिक्कों पर कुषाण शासक हैं कुजुला कटफिसस ने अपने नाम लिखवाया उन्हीं के सिक्कों पर। अर्थात जब ये जो ग्रेट यूची था, महान यूची, वो जब बैक्ट्रिया प्रदेश में आया तो वहां पहले हर्मियस जो यूक्रेटाइड शाखा के, यूनानियों की यूक्रेटाइड शाखा के शासक थे, उनके सामंत बने होंगे। फिर बाद में कुजुला ने
हर्मियस को परास्त कर दिया। तभी हम देखते हैं कि कुजुला के कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें एक तरफ तो हर्मियस का नाम उत्कीर्ण है और एक तरफ कुजुला का नाम उत्कीर्ण। कुजुला, यूची कबीला का जो कुजुला था, कुजुला कड़फिशस, उसने सबसे पहले बैक्ट्रिया प्रदेश पर यूनानियों को परास्त कर खुद को स्थापित। कुषाण वंश का, इसी यूची को ही बाद में इस क्षेत्र में जब आ गए मध्य एशिया क्षेत्र में तो वो कुषाण कहला। कुषाण शासकों में देखें तो पहला जो राजा है वो है कुषाण वंश। इस वंश के पहला शासक है कुजुला कड़फिशस। कुजुला कड़फिशस इसने यूनानियों को परास्त किया। कैसे पता चलता है? तो इसने यूनानी शासक हर्मियस के सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण कराया, हर्मियस। तो इससे पता चलता है कि कुजुला कड़फिशस ने यूनानियों को परास्त किया और फिर वो बैक्ट्रिया प्रदेश, है ना, आज के अफगानिस्तान क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित। तो कुजुला कड़फिशस पहला कुषाण राजा माना जाता। इनके काफी सारे सिक्के मिले हैं, जैसे एक सिक्का मैंने बताया जिसमें एक तरफ हर्मियस का नाम है, और भी इनके बहुत सारे सिक्के मिले हैं। और उन सिक्कों से हमें पता चलता है कि ये कुजुला कड़फिशस जो है या वैष्णव धर्म को अपना लिया था। इनके सिक्कों से पता चलता है कुजुला के। और इनके जो सिक्के मिले हैं वो केवल तांबे के सिक्के हैं, कॉपर कॉइन्स ही हैं, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के इसके नहीं मिले हैं। तो कुजुला कड़फिशस कुषाण वंश का पहला शासक माना जाता है, संस्थापक। उसके बाद अगला शासक हुआ कुषाण वंश का वीमा कड़फिशस। वीमा कड़फिशस, वीमा कड़फिशस ने अफगानिस्तान के साथ साथ हमारे उत्तर पश्चिम भारत पर भी अधिकार वर्चस्व स्थापित किया और इसका अधिकार क्षेत्र संभवतः बैक्ट्रिया से लेकर मथुरा तक का क्षेत्र था। मथुरा, इनके मथुरा से वीमा कड़फिशस का मथुरा से एक अभिलेख मिला है, तो इससे पता चलता है कि ये मथुरा क्षेत्र पर भी अपना अधिकार रखते थे। और मथुरा में ही वीमा कड़फिशस की एक मूर्ति भी मिली है, उसी मूर्ति में वो लेख लिखा हुआ है। तो वीमा कड़फिशस ने बैक्ट्रिया से लेकर अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक के क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित किया। इसी ने संभवतः शकों को भी परास्त किया होगा, तभी मथुरा क्षेत्र में आए वीमा कड़फिशस। यह पहला कुषाण शासक था जिसके सोने के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के। जैसे इससे पहले जो शासक है कुजुला, इनके केवल तांबे के सिक्के मिले, लेकिन वीमा कड़फिशस इनके सोने के भी सिक्के मिले हैं। और इनके सिक्कों में शिव, नंदी अर्थात बैल और त्रिशूल की आकृति मिली है, त्रिशूल की आकृति मिली। तो इससे पता चलता है कि वीमा कड़फिशस ने संभवतः शैव धर्म को अपनाया था, शैव धर्मावलंबी था, ये शैव धर्म को अपनाया था। ठीक है, वीमा कड़फिशस इसने शैव धर्म को अपनाया था, ऐसा हमें इनके सिक्कों से पता चलता। और मथुरा से इसकी एक मूर्ति भी मिली है, वीमा कड़फिशस। वीमा कड़फिशस के बाद अगला शासक आया था जो बहुत ही इतिहास में लोकप्रिय है, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, वो है कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। तो अगला शासक है कनिष्क। देखो ये कनिष्क के बारे में कि इसका राज्यारोहण जो एक्सेशन है वो कब हुआ है, इस पर इतिहासकारों में इनके राज्यारोहण की तिथि को लेकर काफी मतभेद रहे। शायद संभवतः इतिहास में किसी के तिथि को लेकर इतना मतभेद नहीं रहा होगा जितना कनिष्क के राज्यारोहण को लेकर मतभेद है। और इस मतभेद को दूर करने के लिए 2 बड़े सम्मेलन भी अभी तक हो चुके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि कुषाण शासक का राज्यारोहण का तिथि क्या है। एक बार तो 1913 में ही हुआ था और दूसरी बार 1960 में हुआ था। 2 बार हुआ, लेकिन अभी तक इतिहासकारों में यह सहमति नहीं बन पाई है कि किस वर्ष कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था।
हमारे यहाँ जो परंपरागत जो इतिहास है उसमें तो ये माना जाता है कि 78 ईस्वी 78 ईस्वी जब हमारे यहाँ शक संवत प्रारंभ हुआ था, और बहुत सारे भारतीय इतिहासकार शक संवत को प्रारंभ करने का श्रेय कनिष्क को ही देते हैं। ठीक, 78 ईस्वी। तो हमारे यहाँ ऐसे अभी तक जो परंपरागत जो चला आ रहा है कि कनिष्क का जो शासन काल है वो 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी के मध्य रहा है। लेकिन जो आधुनिक जो शोध हुए हैं, अभी जो नए विचार आ रहे हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो कनिष्क का जो राजारोहण है वो 122 ईस्वी माना जा रहा है, 122 ईस्वी माना जा रहा है। ठीक है, तो और ये मानते हैं कि ये शक संवत किसी ने शुरू नहीं किया था, बल्कि कि इस वर्ष 78 एडी में कुछ भौगोलिक घटना घटी थी जिसमें सूर्य और चंद्रमा एक सीधे लाइन में आ गया था और बृहस्पति भी उसी के आसपास आ गया था, जिसकी वजह से कुछ परिघटना, भौगोलिक परिघटना घटी थी, उसको शक संवत नाम दिया, जो कि आज हमारा राष्ट्रीय का। तो हम लोग भी मान लें आज भी कि भाई कनिष्क ही शक संवत के प्रवर्तक हैं, परंतु नवीन शोधों में ऐसा नहीं माना जाता। ठीक है, तो कनिष्क का राजारोहण बीमा कड़फिसेस के बाद कनिष्क कुषाण वंश का शासक, और यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में हमें बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के जो संस्कृत साहित्य हैं, इसके अलावा चीनी साहित्य, भैनसांग, फाइयान से तो मिलता ही मिलता है, साथ में कनिष्क के बहुत सारे अभिलेख भी मिला है। इसके कुल 12 अभिलेख मिले हैं, 12 अभिलेख हैं, 12 अलग अलग स्थानों से 12 अभिलेख मिला है कनिष्क। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कनिष्क का है वो है रावातक अभिलेख, रावातक अभिलेख, जो आज अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में रावातक अभिलेख। इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि कनिष्क पुरुषपुर इसकी राजधानी थी, और इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि यहाँ इन्होंने बहुत सारे स्तूप का निर्माण कराया, बहुत सारे बौद्ध धर्म के स्थापत्य का निर्माण कराया, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाया। ऐसे हमें यहाँ से रावातक अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान। इसके अलावा इसके अन्य जो महत्वपूर्ण अभिलेख है जिससे इसके बारे में काफी जानकारी मिलती है, जैसे सुई विहार अभिलेख, सुई विहार अभिलेख है, फिर तक्षशिला अभिलेख है, इन क्षेत्रों से अभिलेख मिला। ऐसे 12 अभिलेख मिले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रावातक अभिलेख, सुई विहार अभिलेख और तक्षशिला अभिलेख। ये कनिष्क के समय का ही यह अभिलेख है जो कनिष्क के बारे में जानकारी दे। इसके अलावा बौद्ध साहित्य हैं, स्पेशली बौद्ध के जो संस्कृत साहित्य लिखे गए उसमें भी हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है। चीनी स्रोतों से भी हमें इनके बारे में काफी। कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क ने अफगानिस्तान, हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मथुरा और यहां तक कि पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। देखो कनिष्क का ये साम्राज्य, ये कनिष्क का जो है शासन का एरिया क्षेत्र, देखो पाटलिपुत्र पर भी इसने आक्रमण किया था कनिष्क ने, पाटलिपुत्र। तो हमें यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो वहां का जो लिच्छवी शासक था पाटलिपुत्र में इस समय, वो परास्त हो गया। तो उस समय कनिष्क ने उस पर काफी सारे हर्जाना थोप दिया था, और जब वो हर्जाना चुका नहीं पाया, या हर्जाना के एवज में कनिष्क ने पाटलिपुत्र से 2 चीजें प्राप्त किया था बंधक के रूप में, गिरवी के रूप में। एक तो पाटलिपुत्र के महान विद्वान अश्वघोष, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान अश्वघोष को पाटलिपुत्र से ही वो उठा लाया था, और महात्मा बुद्ध के कुछ भिक्षा पात्र था वो भी उठा लाया था पाटलिपुत्र। तो अश्वघोष मूलतः पाटलिपुत्र का बौद्ध विद्वान थे, जिसको कनिष्क ने अपने दरबार में रखा, और कनिष्क बहुत बड़े विद्वान। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण। इसके अलावा कनिष्क के बारे में ऐसा हमें जानकारी मिलती है चीनी स्रोतों से कि कनिष्क ने चीन के साथ भी युद्ध किया था। इस समय चीन में हान वंश का शासन था।
हान वंश का शासक। इसी हान वंश का ही एक शासक है सी वांगटी, सी वांगटी, जिसने चीन के महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया था। देखो चीन की जो दीवार है वह बहुत लंबी है, लगभग 22,000 किलोमीटर लंबी है, जो कि चांद से भी दिखता है। तो आप समझ सकते हो कि कोई एक राजा के शासन काल में यह संभव नहीं हुआ होगा। शुरुआत किया सी वांगटी ने, और यह चला काफी समय तक निर्माण, लगभग 14वीं शताब्दी तक यह निर्माण होता रहा है, तब जाकर यह कंप्लीट। तो चीन का दीवार किसी एक राजा के शासन काल में यह पूरा नहीं हुआ, बहुत लंबे समय तक यह हान वंश का शासक था। और कहते हैं कि कनिष्क का चीन के साथ युद्ध हुआ है। कैसे? तो चीनी स्रोतों से हमें पता चलता है कि कनिष्क ने चीन की राजकुमारी से विवाह करने के लिए अपना दूत भेजा था चीन में, विवाह प्रस्ताव, क्या मैं आपकी राजकुमारी से विवाह कर। तो चीनी राजा और वहां की जो सेनापति था उसको काफी गुस्सा आया, तो उसने वहां की वो जो दूत था कनिष्क का, उसको गिरफ्तार कर। तो कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया, और कहते हैं कि इस समय कनिष्क बुरी तरह से परास्त हुआ। वो अपने रवातक अभिलेख में कहता है कि हमने पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, लेकिन उत्तरी क्षेत्र पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात चाइना में विजय नहीं कर पाए। लेकिन वैनसांग, जो चीनी यात्री हैं, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, वो कहता है, वो अपने ट्रेवल अकाउंट में कहता है कि कनिष्क ने चीन पर वापस चढ़ाई किया बदला लेने के लिए। कनिष्क ने बदला लेने के लिए चीन पर आक्रमण किया और चीनियों को इस समय परास्त किया, और परास्त करने के बाद उसने बहुत सारे चीनी क्षेत्र, यारकन, खोतान, कासगर पर अधिकार कर, वर्चस्व स्थापित, ऐसा वैनसांग कहता है। तो कनिष्क ने चीन पर भी आक्रमण किया और चीन के कुछ क्षेत्र को जीत लिया। भारत का संभवतः शायद ये पहला और अंतिम शासक है जिसने भारत के बाहर, या यूं कह सकते हैं चीन पर आक्रमण किया और उसके कुछ को पर अधिकार किया। तो कनिष्क ने चीन वाले क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित। तो कनिष्क एक बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसने शासन किया। कनिष्क ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, शुद्ध सोने के सिक्के। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे ज्यादा सिक्के नहीं बोल रहा हूं, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, प्योरिटी इसमें बहुत ज्यादा थी, वो कनिष्क के ही मिले हैं। ऐसे तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के मिले, स्कंद गुप्त के, लेकिन उनके सिक्कों में बहुत बड़ी मात्रा में खोट है, मिलावट है। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के वो कनिष्क के समय के ही मिले। अर्थात इस समय कनिष्क के समय में देखें तो भारत व्यापार वाणिज्य में बहुत उन्नत था, और कनिष्क ने, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, कि वो चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित किया था, जैसे खोतान है, यारकन है, कासगर है। तो वही क्षेत्र हैं जहां से सिल्क मार्ग जा रहा था। सिल्क मार्ग हमें पता है प्राचीन काल में व्यापार, इस मौर्योत्तर काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापार मार्ग है, जो चीन से वो लेकर रोम तक जाता था, और इस मार्ग में सिल्क ज्यादा निर्यात होता था रोम को, इसलिए कहते हैं इसको सिल्क रूट, जिसको आज पुनः डेवलप किया जा रहा है इस रूट को चाइना के द्वारा। तो कनिष्क ने सिल्क रूट पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, अर्थात रोम में जो भी चीनी रेशम जा रहा था वो कनिष्क के माध्यम से ही, भारत के माध्यम से ही जा रहा था। इसीलिए इस समय हमारे यहाँ हम इसमें हम बहुत फायदे में थे, क्योंकि हम चीनियों से रोम सिल्क खरीदते हैं और फिर हम उनको रोमन शासकों को बेचते हैं, रोमन साम्राज्य में निर्यात करते। तो इस समय हमारे यहाँ सोना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम देखते हैं कि हाँ, कुषाण शासक ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के
तो सिल्क रूट पर कनिष्क का वर्चस्व था, अर्थात हिमालय के उस पार कनिष्क ने, आज का जो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो भी कनिष्क के प्रभाव क्षेत्र में था, राज्य में था। तो कनिष्क ने तरह से साम्राज्य, कनिष्क के समय में देखें तो इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क ने, कह सकते हैं इसको कि इस समय देखें तो जब बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था उस समय कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पर संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी ने। बौद्ध धर्म के लिए, जिसे हम जानते हैं बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई है, तो जो चौथी संगति थी बौद्ध धर्म की वो कनिष्क के समय में ही हुआ था। चौथी संगति कहाँ हुआ? ये संगति कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। इसका मतलब कश्मीर भी कनिष्क के अधीन था। हमें राजतरंगिणी जो कल्हण की पुस्तक है उससे हमें पता चलता है कि कनिष्क कश्मीर पर भी अधिकार किया था और कनिष्क ने कश्मीर में एक शहर भी बसाया था कनिष्कपुर के नाम से। कनिष्कपुर कश्मीर में कहाँ से पता चलता है? राजतरंगिणी से। कनिष्कपुर नामक शहर भी बसाया। तो अशोक ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कैसे? तो एक भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में धर्मांतरित करवाया था, जिसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में धर्मांतरित। और कनिष्क ने यह सम्मेलन, जो चौथी बौद्ध सम्मेलन है जो कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था, ये किसके कहने पर आयोजित किया? तो कनिष्क के ही दरबार में एक मंत्री था पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने यह सम्मेलन आयोजित किया था। तो यह सम्मेलन कनिष्क ने आयोजित किया कुंडलवन में। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, कनिष्क के समय के बड़े बौद्ध विद्वान वसुमित्र। और इस सम्मेलन में उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया था कनिष्क ने? तो जिसे पाटलिपुत्र से उठाकर लाया था, अश्वघोष। इसे कनिष्क ने उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कनिष्क ने अध्यक्ष वसुमित्र को, उपाध्यक्ष अश्व। यह चौथी बौद्ध संगति। वसुमित्र ने इस सम्मेलन के पश्चात क्या किया था? तो त्रिपिटक पर एक टीका लिखा था, महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो त्रिपिटक पर टीका है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अश्वघोष, इसने भी कई ग्रंथ की रचना की, जैसे बुद्ध चरित्र, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है बुद्ध चरित्र, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध चरित्र के अलावा इनकी दूसरी पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, अश्वघोष की प्रसिद्ध पुस्तक। तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र इस सम्मेलन के अध्यक्ष। कौन से सम्मेलन? बौद्ध धर्म के चौथा सम्मेलन, तो कनिष्क के समय में आयोजित हुआ था, लगभग 100 ईस्वी के आसपास। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में और भी बड़े विद्वान रहते थे, जैसे मात्रचेट, चरक इसी के समय के थे, नागार्जुन, बौद्ध धर्म के बड़े विद्वान नागार्जुन, ये सब इसी के समय। मात्रचेट, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्धशतकम। चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की, चरक संहिता, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। चरक संहिता, इनकी जो चरक संहिता है उसमें यूनानियों का प्रभाव बहुत, यूनानी जो चिकित्सा। इसके अलावा नागार्जुन बहुत बड़े बौद्ध विद्वान, सापेक्षवाद या शून्यवाद के जनक, शून्यवाद का सिद्धांत इसी ने दिया, इसी को सापेक्षवाद भी कहते हैं। और इनकी जो पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, नागार्जुन भी कनिष्क के ही समकालीन थे। तो ये सब बड़े विद्वान थे जो
कनिष्क के समय के थे। तो कनिष्क कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को संरक्षण। इस सम्मेलन में क्या हुआ था आपको पता ही है, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था पूर्ण रूप से, हीनयान और महायान, है ना? और यहीं से बौद्ध धर्म का कनिष्क के बाद फिर कई कुषाण वंश के कई उत्तराधिकारी हुए। कनिष्क के बाद देखें तो अगला शासक था वशिष्ठ, फिर वशिष्ठ के बाद आए हुविस्क। हुविस्क इसने मथुरा को अपना राजधानी बनाया। तो कुषाणों की दो राजधानी, पहली राजधानी पुरुषपुर मैंने बताया आपको, पुरुषपुर। कनिष्क ने कुषाणों की राजधानी बसाया था कहाँ? पुरुषपुर, जिसको आज पेशावर कहते हैं। यहाँ से हमें रावातक अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ से, है ना, यहाँ इसने बहुत सारे निर्माण कार्य कराया था। ठीक है, तो पुरुषपुर पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी इनके मथुरा है। हुविस्क के समय में हम देखते हैं इनकी राजधानी मथुरा, अर्थात हुविस्क के समय में संभवतः ऐसा हुआ होगा कि पेशावर इनके हाथ से निकल गया और इसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। ब्राह्मण धर्म अर्थात शैव धर्म को अपनाया, शैव धर्म। हुविस्क के बाद हम देखते हैं वासुदेव, अगला शासक वासुदेव। देखो इनके नाम से भी कैसा लगता है कि आए तो थे ये विदेशी के रूप में, लेकिन इतने वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए कि अपना नाम भी भारतीय ही रखने लगे, वासुदेव। और इस वंश के अंतिम शासक भी वासुदेव द्वितीय थे। ये तो वासुदेव प्रथम है, अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय। और इस तरह से कुषाण वंश के शासक बाद में कमजोर होता गया और फिर भारतीय छोटे क्षेत्र में शासन करने लगे होंगे। और इसी का परिणाम था कि गुप्तों का विवाह हुआ। जब गुप्तों का विवाह हुआ तब ये कुषाण राजवंश समाप्त हो चुका होगा या कमजोर होगा। जैसे कि हमें समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति, उसमें कुषाणों के बारे में जिक्र में, कुषाणों के बारे में जानकारी मिलती। तो शायद गुप्त पहले कुषाणों के ही सामंत होंगे, बाद में जब कुषाण कमजोर हुआ तो गुप्तों ने उनको सप्रेस। तो ये कनिष्क है ना, कुषाण वंश। कुषाणों ने देखिए तो इन्होंने जो शासन किया वो शासन पद्धति में कुछ नए तत्व शामिल किया। जैसे शकों ने और कुषाणों ने ही लाया था छत्रप प्रणाली। अर्थात साम्राज्य को प्रांतों में बांटना, प्रांतों को छत्रप कहा। ठीक, इसके अलावा द्वैध शासन व्यवस्था अर्थात एक ही प्रांत में दो गवर्नर मिलकर शासन कर, ये प्राचीन काल में सबसे पहले हम यहाँ देखते द्वैध शासन। कुषाण शासकों ने मुख्य रूप से देखें तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि लिया, देवपुत्र। इसके जो रावातक अभिलेख हैं, ये रावातक अभिलेख, उसमें कुषाण अपने आप को देवपुत्र कहता है, देवपुत्र। ये क्या बताता है कि इस समय कि राजा का जो पद है वह दैवीय पद बन चुका था। राजत्व का सिद्धांत में परिवर्तन आ गया। जैसे कि अशोक से पहले तक, मौर्यों से पहले तक हम देखते हैं कि जो राजा हैं, सम्राट हैं, वह आम साधारण मनुष्य में से ही कोई होता है, क्षत्रिय जाति के। लेकिन मौर्यों के समय हम देखते हैं अशोक देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय उपाधि धारण करता है, मतलब देवताओं का प्रिय है। और अब कनिष्क कहता है कि हम तो देवपुत्र हैं, सन ऑफ गॉड। तो यहीं से राजा का दैवीयकरण हो गया, जो पूरे प्राचीन काल में और मध्य काल में शासकों ने आवरण किया रहा, ताकि उसके सारे आदेशों को प्रजा, है ना, पालन करेंगे और प्रजा का, राजा का प्रजा के प्रति किसी प्रकार का दायित्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो भगवान है, वो देवता के पुत्र हैं। तो यह उपाधि इसने चीनियों से लिया था, यह उपाधि इन्होंने चीनियों से लिया है। क्यों? क्योंकि चीनी शासक भी अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, स्वर्गपुत्र चीनी शासक। तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि लिया, और यह कहां से लिया? चीनियों से लिया। इसके अलावा इन्होंने यूनानी प्रकार की भी उपाधि, जैसे
है ना, कैसर, है ना, कैसर की भी उपाधि लिया था। ये यूनानी उपाधि, यूनानियों से प्रेरित होकर कौसर, कैसर। कुषाण शासकों ने शाही, शाही, शाही ऐसा उपाधि भी लिया। देवपुत्र कुषाण कनिष्क अपने आप को कहता है देवपुत्र शाही। इसका मतलब हुआ कि वो शाह का शाह है, मतलब किंग ऑफ किंग, राजा के ऊपर राजा। ये बताता है कि इस समय से संभवतः सामंती प्रथा की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि सामंत के ऊपर राजा है, राजा के ऊपर राजा। तो सामंती व्यवस्था में यही था, सामंत भी अपने आप को राजा समझते थे। तो मे भी शायद संभवतः सामंती व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई होगी। लेकिन ऐसे हम देखते हैं कि गुप्त काल और गुप्त काल के पश्चात सामंती व्यवस्था स्थापित, लेकिन आरंभ संभवतः यहाँ से हुआ होगा। ऐसा हम मानते हैं कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का प्रचलन शुरू होगा। ऐसे तो सातवाहन शासकों ने भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत की, हम शायद तभी से ऐसा हुआ होगा, तो सातवाहन के समकालीन। तो शाही, किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, ऐसा भी उपाधि कुषाण शासक ले। तो कुषाणों के शासन प्रशासन में देखें तो कुछ अलग टाइप की परिवर्तन। ये याद रखना है आपको कि इन्होंने पहली बार देवपुत्र अपने आप को कहा, तो यहाँ राजा का दैवीयकरण हो गया। डिवाइन थ्योरी यहीं से शुरू होता है किंगशिप में, कुषाण शासकों। इसके अलावा कुषाण शासकों ने हमारे यहाँ स्थापत्य कला में देखें, मूर्ति कला खासकर, इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे। कुषाणों ने ही गांधार शैली और फिर बाद में मथुरा शैली को विकसित किया, जो कि यूनानियों से ही प्रभावित, यूनानी कला, हेलेनिस्टिक कला यूनानियों का उससे प्रभावित। कुषाणों ने ही सबसे पहले हमारे यहाँ, जैसे इनकी जो कुषाण शासकों की जो ना कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, में जो मृत राजा होते थे इनकी मूर्तियाँ बनाकर ना पूजा किया जाता था। ऐसा पद्धति कुषाणों ने भारत में, मृत राजा की मूर्तियाँ बनाते, मतलब राजाओं की भी मूर्तियाँ बनने लगी, क्योंकि वो देवपुत्र हो गए तो राजा भी देवता बन गए। कुषाणों ने भारत में कुछ नए प्रथा भी लाए, नया चीजें भी लाए, जैसे है ना जूता, चमड़े के जूते। इसके अलावा वो कह सकते हो पतलून, है ना, पैंट पहनने की प्रथा भी इसी ने लाया। कनिष्क का एक मूर्ति मिला है, उसमें दिखाया गया है कि वो पैंट पहने हुए, तो पतलून पैंट इसी ने लाया। तब से हम पैंट पहनते, बाकी पहले हम धोती पहनते, आज भी हम धोती पहनते हैं, लेकिन आज जो पैंट पहनते हैं उसकी शुरुआत, पतलून पहनने की शुरुआत, है ना, पैंट पहनने की शुरुआत हमारे यहाँ कनिष्क ने। तो कनिष्क के समय में इस तरह के बदलाव हुआ था, ये नई चीजें आई। चमड़े के जूते, है ना, पहले हमें तरह के साथ। तो ये तो हो गया कनिष्क। अब आगे हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से व्यापार, वाणिज्य, कला, संस्कृति का विकास हुआ।